हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। जैसा कि दोस्तों 17 अगस्त से रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम प्रस्तावित है, तो दोस्तों उसी की कड़ी में आज के इस वीडियो में मैं जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों आपके 17 से 25 अगस्त के होने वाले फर्स्ट फेज का जो एग्ज़ाम है उसमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी से जुड़े हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों जो आज का जो पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है कि 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो ये दोस्तों आपका 49वीं जो समांतर रेखा है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए यूएसए और कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका कि ह्वेनसांग के संबंध में कौन सा कथन है जो कि गलत है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग जो कि दोस्तों आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। तो ह्वेनसांग है दोस्तों आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। और इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी में वर्णित है। तो ये दोस्तों आपका सही है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। लेकिन दोस्तों जो ह्वेनसांग का आपका यात्रा वृत्तांत है वो सियुकी ही है, तो ये भी दोस्तों आपका सही है। इसके अलावा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है कि ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी वो भी दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी सत्य हैं। तो सभी सत्य है दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका पुरंदर की संधि कब हुई थी। तो दोस्तों पुरंदर की संधि की बात करें तो ये दोस्तों आपका हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में दोस्तों आपका पुरंदर की संधि हुआ था, जो कि दोस्तों आपका करेक्ट है। इसके बाद है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया गया था। तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी जो कि दोस्तों अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था वो किया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 1571 ईस्वी को दोस्तों आपका स्थापित किया गया था अकबर के द्वारा। इसके अलावा है दोस्तों आपका कि सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता है। तो दोस्तों बात करें सल्तनत काल में राजस्व प्रमुख का, तो दोस्तों राजस्व विभाग का जो प्रमुख कहलाता था वो आपका ऑप्शन नंबर ए वजीर कहलाता था। तो ऑप्शन नंबर ए वजीर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची को किस सूची का विषय है। तो दोस्तों जनसंख्या आपका नियंत्रण और परिवार नियोजन दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची का दोस्तों आपका विषय है। बात कर दोस्तों ये आपका 7वीं अनुसूची का, तो 7वीं अनुसूची में दोस्तों 3 प्रकार की सूची का प्रावधान किया गया है। पहला आपका संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची का तात्पर्य दोस्तों कि संघ सूची में सिर्फ उसी विषय को शामिल किया गया है जिस पर कानून बनाने का जो अधिकार है आपका केंद्र को है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार आपका राज्य सरकार का है, और समवर्ती सूची में दोस्तों कानून बनाने का अधिकार है जो कि दोस्तों आपका राज्य और केंद्र सरकार दोनों के है। लेकिन दोस्तों टकराव की स्थिति में आपका जो कानून मान्य होगा वो आपका केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा। तो इतना फैक्ट तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो कि सूची का जो आपका किस सूची में दिया गया है। तो आपका 7वीं अनुसूची में आपका ये तीनों सूची आपका सम्मिलित है। इसके बाद दोस्तों अवशिष्ट सूची आता है, जो कि दोस्तों आपका जब संविधान बन रहा था तो उस समय आपके किसी की नॉलेज में नहीं था। जैसे दोस्तों नेट, परमाणु बम, ये सब का दोस्तों उस समय कोई भी अस्तित्व नहीं था। तो वो सब दोस्तों आपका अवशिष्ट सूची में आता है, जिसमें कानून बनाने का अधिकार दोस्तों केंद्र सरकार को ही होता है। अगला है दोस्तों कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके ऑप्शन नंबर बी जीबी मावलंकर थे, जो कि दोस्तों आपका इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों बात करें भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की, तो ये दोस्तों आपका 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को पहली बैठक का आयोजन किया गया था, जिसके जो अध्यक्ष आपके निर्वाचित किए गए थे वो दोस्तों आपका अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी को। इसके बाद दोस्तों 12 दिसंबर 1946 को फिर से संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और उसमें अस्थायी अध्यक्ष की निर्वाचित किया जाता है, जो कि दोस्तों आपका राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है।
अगला है दोस्तों कि पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों पपीता की बात करें तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताना है जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैसों में हैं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी समूह 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा है दोस्तों कि एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों बात करें एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 32 इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका होता है। इसके बाद दोस्तों आपका कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह डैश बनाता है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए एसिटिलीन बनाता है। तो दोस्तों आपका एसिटिलीन जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आलू, जो कि दोस्तों आपका संशोधित भूमिगत तना का आपका उदाहरण है। इसके अलावा है अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिनकोना पौधे के किस भाग में कुनेन प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों कुनेन है जो कि दोस्तों आपका पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी छाल में। सिनकोना पौधे के छाल जो भाग होता है उसी में दोस्तों आपका कुनेन प्राकृतिक रूप में आपका पाया जाता है, जो कि दोस्तों मलेरिया जो आपका बीमारी होता है उसमें भी इलाज करने में सहायक सिद्ध होता है कुनेन का आपका पौधा। इसके बाद दोस्तों कि वो जीव है जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसे क्या कहते हैं। तो ये दोस्तों आपका जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी प्रोक्रियोटिक इसको कहा जाता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। तो दोस्तों प्रोटीन का जो कारखाना है वो आपका ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम को दोस्तों कहा जाता है प्रोटीन का कारखाना। अगला है दोस्तों कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों बात करें सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को तो इसे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए निजीकरण कहा जाता है। तो निजीकरण आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछा है दोस्तों कि जीएसटी क्या है। तो जीएसटी जिसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों गुड एंड सर्विस टैक्स का फुल फॉर्म होता है, जो कि दोस्तों आपका एक अप्रत्यक्ष कर है, जो कि दोस्तों जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था। तो दोस्तों 1 जुलाई 2017 को दोस्तों आपका जीएसटी को लागू किया गया था, जो कि दोस्तों आपका अप्रत्यक्ष कर है। अगला है दोस्तों कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय समिति के गठन की बात करें तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 1949 ईस्वी में आपका किया गया था। इसके बाद दोस्तों लोनार झील कहाँ स्थित है। तो लोनार झील की बात करें तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में स्थित है आपका लोनार झील। इसके अलावा है दोस्तों कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो दोस्तों बात करें विश्व में सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश का तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी चीन आपका जो देश है वो दोस्तों आपका विश्व में सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है। ये तो दोस्तों आपका फर्स्ट पे हो गया। सेकंड की बात करें तो सेकंड में दोस्तों आपका जो अपना भारत देश है वो दोस्तों आपका तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके अलावा दोस्तों कि निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों कृष्णा नदी की जो सहायक नदी नहीं है आपका ऑप्शन नंबर डी पेनगंगा, जो कि दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। इसके अलावा जो ऊपर के 3 ऑप्शन है अमरावती, पंचगंगा और मूसी, जो कि दोस्तों आपका कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला है दोस्तों कि सैंडल पीक कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों बात करें सैंडल पीक का तो ये दोस्तों आपका अवस्थित है अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार में भी कहाँ स्थित है तो ये दोस्तों आपका उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर, उत्तरी अंडमान में आपका दोस्तों सैंडल पीक जो कि स्थित है। अगला है कि अरावली पहाड़ी के पश्चिम छोर पर निम्न में से कौन सी नदी निकलती है। तो दोस्तों बात करें अरावली के पहाड़ी के पश्चिमी छोर से दोस्तों आपका 2 नदी निकलता है। पहला ऑप्शन नंबर ए लूनी और ऑप्शन नंबर बी बनास नदी दोस्तों आपका। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है जो पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो दोस्तों आपको बता दूं भूटान के साथ दोस्तों भारत के 4 सीमा है जो कि दोस्तों आपका सीमा साझा करता है। पहला दोस्तों आपका हो जाएगा सिक्किम, इसके बाद दोस्तों हो जाएगा आपका असम, इसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, इसके बाद दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों ये 4 देश है जो कि दोस्तों भूटान के साथ आपका सीमा साझा करता है।
तो दोस्तों आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश आपका सीमा साझा करता है। इसके अलावा एक और देश है जो सिक्किम भी है, जो कि दोस्तों भूटान के साथ सीमा साझा करता है। अगला दोस्तों कि हाल ही में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों बात करें एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री की, तो ये दोस्तों आपका बनी है ऑप्शन नंबर ए, काजा कलास। किसी भी देश के जो पहला महिला प्रधानमंत्री या पहला प्रधानमंत्री या पहला राष्ट्रपति होता है दोस्तों, वो आपका एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों इसे याद रखना है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री आपका ऑप्शन नंबर ए, काजा कलास बनी है। इसके अलावा दोस्तों कि टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो दोस्तों बात करें प्रमोद भगत की, तो इनका जो संबंध है दोस्तों आपका पहला तो बिहार से है। बिहार में भी कहाँ से है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, वैशाली से है। प्रमोद भगत से दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि दोस्तों प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों आपका बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और दोस्तों ये कौन सा पदक जीते थे टोक्यो पैरालंपिक में? तो दोस्तों आपका स्वर्ण पदक जीताते हैं। कब जीते थे? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 जो कि दोस्तों 2021 में खेला गया था, उस समय प्रमोद भगत दोस्तों आपका टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने थे, जो कि दोस्तों बिहार वैशाली के जिले से संबंधित हैं। अगला है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पहला पदक किसने जीता था? तो दोस्तों बात करें टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए जो पहला स्वर्ण पदक है वो जीते थे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, भाविना पटेल ने, जो कि दोस्तों आपका टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। और दोस्तों ये कौन सा पदक जीती? तो ये दोस्तों आपका रजत पदक जीती थी। बात करें टोक्यो पैरालंपिक में, तो टोटल 219 पदक भारत के द्वारा आपका लाया गया था टोक्यो पैरालंपिक में। अगला दोस्तों कि भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का कितना प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा है? तो ये दोस्तों लक्ष्य रखा है आपका ऑप्शन नंबर डी, 4.5% लक्ष्य रखने का आपको लक्ष्य रखा है। इसके अलावा दोस्तों अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों बात करें पुस्तक इन ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इंडिया के पुस्तक के लेखक की, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी है, सुब्रमण्यम स्वामी जी इनके लेखक हैं। इसके अलावा दोस्तों किस राष्ट्र ने जन सुनवाई योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका मध्य प्रदेश है, जो कि दोस्तों आपका जन सुनवाई योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा दोस्तों आपका है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक दोस्तों भारत सरकार है जो कि रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ये दोस्तों रेलवे से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि दोस्तों आपका रेलवे से संबंधित एग्जाम ही होना है ग्रुप डी का। अगला है कि मित्र शक्ति 2021 सेनाभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों बात करें मित्र शक्ति सेनाभ्यास का, तो ये दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच एक सेनाभ्यास है, जो कि दोस्तों आपका अम्पारा में हुआ है। अम्पारा भी कहाँ स्थित है? तो अम्पारा भी दोस्तों आपका श्रीलंका में ही स्थित है। इसके अलावा दोस्तों एससीओ की 21वीं बैठक 2021 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो एससीओ की जो आपका 21वीं बैठक हुआ था, जो कि 2021 में हुआ था, उसका जो बैठक है वो दोस्तों आपका तजाकिस्तान ऑप्शन नंबर बी में आपका हुआ था। बात करें 2022 की एससीओ की बैठक कहाँ होगी? तो 2022 की जो एससीओ की बैठक होगी दोस्तों वो आपका उज्बेकिस्तान में होगा। तो इसे भी दोस्तों आपको फैक्ट के तौर पर याद रखना है। अगला है दोस्तों कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है वो बना है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा। काजीरंगा जो कि दोस्तों आपका असम में स्थित है। ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये आपका एक सिंह गैंडे के लिए दोस्तों आपका ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि प्रसिद्ध है। अगला है दोस्तों अर्जुनिया 01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो यह प्रक्षेपित किया गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, PSLV C-51 के द्वारा आपका दोस्तों प्रक्षेपित किया गया है। अगला है दोस्तों कि शिल्पग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों शिल्पग्राम महोत्सव 2021 का जो आयोजन है वो आपका किया जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, असम में दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कि 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला है आपका ऑप्शन नंबर बी, तापसी पन्नू को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो ये दोस्तों आपका इरफान खान को मिला है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो मूवी थप्पड़ जो कि दोस्तों आपका है उसको दोस्तों आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला है दोस्तों कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य के प्रसिद्ध सफेद प्याज को GI टैग का प्रदान किया गया है? तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा।
जहाँ के सफ़ेद प्याज को दोस्तों GI टैग मिला है। इसके अलावा दोस्तों आपका है कि वर्ष 2021 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार सम्मान किस व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों 2021 का जो सम्मानित किया गया है, तो ये दोस्तों आपका किया गया आप साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरना को दोस्तों आपका ये सम्मानित किया गया है। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं दोस्तों कि साहित्य लिखना गुनाह है। तो दोस्तों साहित्य से साहित्य का नोबेल पुरस्कार और गुनाह से दोस्तों आपका गुनाह आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही प्रश्न दोस्तों आपके रिवीजन के लिए है। तो दोस्तों ऐसा ही प्रश्न और पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में अधिक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।